मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी बड़े भाई साहब। यह कहानी हास्य और भावनाओं से भरी दो भाइयों की कहानी है जो रिश्ते, प्यार और अनुशासन को बड़े ही सरलता से गहरे अंदाज में बयां करती है। आइए सुनते हैं बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी इसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल खड़ा कर सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। यह स्वभाव में बड़े ही अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर, कभी किताबों के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य पे 10-10, 20-20 बार लिख डालते। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने की साहस न हुई। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कभी कहीं साथी मिल जाए तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़ के कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार, कभी आगे पीछे चलते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाता। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसकी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई और इलाज ना था कि वो रोष में मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खसी का खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गहरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेज के विद्वान नहीं हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने घोंघा हो कि मुझसे देखकर भी सबक नहीं लेते कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तुम अपनी आंखों देखते हो? अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। कितने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखा है जाते हुए? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होता है, मैं कभी पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उसी पर एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद कर, वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगे हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम इस तरह से उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े में गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ऐसी लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने ही किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्तिबाड़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में नहीं पाता था और उस निराश में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा।
चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह धोकर नाश्ता करके बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन, स्कूल और 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय पर और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मुझे सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव से आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकी मालूम होती थी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर ही रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनकी दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ गया। भाई साहब का वह रोब अब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जब आप सेहर हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग में साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर अब नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहत बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कुछ उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है। असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेज़ों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ रहा है, पर तुम इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अनुमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर कोई सच्चा भक्त नहीं है। अंत यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुख ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। अब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे से भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पे ना जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पीसना आएगा।
जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे चने चबाने पड़ेंगे। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सारा नंबर गायब, सफ़ा चट। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी नहीं जुड़ता था, एक ही नाम के पीछे दोयम, तेहम, चहारम, पंचम लगाते जाते। मुझसे पूछते तो लाखों नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ब ज लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से क्यों नहीं पूछता कि अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है? क्यों व्यर्थ की बातों के लिए छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या फ़र्क है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तकों में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम रख दिया शिक्षा। आखिर इन बेसिर पैर की बातों का पढ़ने से क्या फ़ायदा? अब इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दोगुना हो जाएगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करना पड़ेगा। यह कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके सामने रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे इंसान के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उसके ऊपर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या ज़रूरत? मैं तो इसे हिकामत समझता हूँ। यह तो समय की किराफत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूसा दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फूल के आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए? नहीं, 100-200 पन्ने लिखवाते हैं। तेज़ भी दौड़िए, धीरे धीरे भी। हैं, उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं है। उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल चावल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने का। यह उपदेश माला कब समाप्त होती? भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा यही ताजुब था। लेकिन इतने तिरस्कार पे भी पुस्तकों से मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक सब चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई थी। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले।
मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पे मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर होगा कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ, और अच्छे नंबरों से। अब कि भाई साहब कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या यूँ रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा पढ़ लिया करता था वह भी अब बंद हो गया। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया था, और जब अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था, फिर भी मैं भाई साहब की अदब करता था और उनसे नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है। एक दिन संध्या का समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बनतहासा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन आकाश गर्मी की पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में नए संसार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने पीछे की खबर न थी। सभी मानो उसी पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें, न ड्रम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ, ढेले के कनकौवे के साथ दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो? आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वें दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज केवल अव्वल दर्जे से डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हो गए हैं। कितने ही 8वीं जमात से हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी महात्मी का काम करते हैं, और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष होगे, और शायद 1 साल तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम्हारे में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, PhD, MPhil, DLED क्यों ना कर जाओ। समझ किताबों को पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहें सारी दुनिया का विधा पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया की हमसे ज़्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें उन्हें मालूम न हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा ही है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदवास हों। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है,
हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का महीने भर कैसे चले। जो खुद दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है और धोबी नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना हम और तुम खर्च करते हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब भी पाल लिया, जिसमें हम सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं? यहाँ से एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड से 1000 रुपये पाते हैं। लेकिन उनके घर इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता, कर्जदार हो गए थे। जब से उनकी माँ ने प्रबंध अपने हाथों में ले लिया, तब से घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह ज़रूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो तो अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराही नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच में अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति तम से श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको यह कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बाल कनकाए उड़ान को मना नहीं करता। मेरा भी जी ललचाता था, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा था। भाई साहब लंबे ही हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा होटल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। यही है मुंशी प्रेमचंद्र के बड़े भाई साहब की अनोखी दुनिया, जहाँ अनुशासन में लिपटा प्यार और सख्ती में छुपी ममता हमें ज़िंदगी की असली सीख देती है। उम्मीद है यह कहानी आपके भी दिल को छू गई होगी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।